हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर को लेकर आए हैं कि किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पंजीयन कैसे होता है। इससे पहले मैं पंजीयन वाला चैप्टर लेकर आया था, लेकिन उसमें मैं केवल ये बताया था कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो अभी संशोधन किया गया है, जो 90 दिन का समय पहले लगता था वो अब 45 दिन कर दिया गया है। वो चीजें मैं लेकर आपके सामने आया था और ये भी बताया था कि पहले उसके लिए 15 सदस्य की जरूरत थी। आप बोल सकते हैं आप इस अधिनियम के अंतर्गत 1960 के अंतर्गत 20 सदस्यों की जरूरत थी, जिसको घटाकर अभी 10 कर दिया गया है। ये संशोधन में मैं आपको बताया था। तो आपको दो चीजों को संशोधन में याद रखना है कि समितियों की गठन करने के लिए मिनिमम 10 सदस्य चाहिए और उसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है, वो अब 45 दिन के अंदर करना जरूरी है रजिस्ट्रार के द्वारा। ठीक है, ये दो चीजें मैं बताया था, लेकिन आज हम डिटेल वीडियो देखने वाले हैं। ये आता है आपके अध्याय 2 के अंतर्गत। अध्याय 1 क्या है आपको पता है कि छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत 11 अध्याय है और 96 धाराएं हैं उसके अंतर्गत। तो जिसके अंतर्गत अध्याय 1 बोलता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू कब हुआ है, धारा 1 के अंतर्गत आता है। और धारा 2 है परिभाषा। तो धारा 1 और धारा 2 अध्याय 1 के अंतर्गत शामिल है। आज धारा 3 के बाद हम देखेंगे जो कि अध्याय 2 से शुरू होता है। तो अध्याय 2 में बताया गया है कि किसी भी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पंजीयन कैसे होता है, उसके लिए क्या क्या शर्त है, आवेदन कैसे किया जाना चाहिए, इन सभी चीजों को आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आपसे एक छोटी सी बात करनी है कि इसके लिए बहुत मेहनत लग रहा है। ठीक है, मेहनत इस वजह से क्योंकि ये आपके पास पूरा का पूरा एक सोसाइटी अधिनियम का आपके पास पूरा पीडीएफ होगा। आप देखे होंगे कि उसके शब्द कितने कठिन हैं। उन शब्दों को समझकर आपको पढ़ाने में बहुत मेहनत लग रहा है। एक ही दिन में एक वीडियो, 2 वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंप्यूटर, इसके साथ साथ कंप्यूटर और एमसीक्यू भी लेकर आऊं आपके लिए, लेकिन उसके लिए मेहनत लग रहा है। तो प्लीज आप जितना हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्त यार के साथ उसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपके लिए केवल और केवल एक क्लिक, लेकिन मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहता है आपका एक शेयर करना। ठीक, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं कि किसी भी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा, रजिस्ट्रार कौन है, इन सभी चीजों को समझते हैं। देखिए, एक छोटा सा एक समझिएगा क्या होगा, कैसे होगा। मैं आपको पहले ही वीडियो में बताया था। एक छोटी सी बात आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पंजीयन करवाने के लिए क्या क्या और किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। आप केवल अभी आप थ्योरी को समझिए। देखिए, किसी भी समिति की स्थापना करने के लिए वर्तमान में छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 10 सदस्य की जरूरी आवश्यकता है। मान लीजिए हम कोई 10 सदस्य हैं, कोई 10 सदस्य मिलकर 10 मिनिमम है ना, 15-20 जो भी हो सकते हैं। मान लीजिए मैं बात करता हूं 15 लोग मिलकर हम क्या सोचे, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए हम ये सोचे कि एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं। अब वो सोसाइटी बनेगा। सोसाइटी बनने के लिए पहले क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन किस अधिनियम के अंतर्गत होगा, रजिस्ट्रेशन होगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत होगा। अगर हम अपने ही राज्यों में, अंतर राज्यों में काम करना चाहे तो, किसी दूसरे राज्य से बहुराज्य की अगर हम सोसाइटी ना हो तो, क्लियर है, 1960 के अधिनियम के अंतर्गत होगा। तो अगर मैं एक सोसाइटी की स्थापना करना चाहूं, आसपास हम 15 सदस्य मिलकर एक सोसाइटी की स्थापना करना चाहे, तो हम 15 लोग कहां जाएंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। सबसे पहले किसके पास जाएंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार ही है जो कि इस सहकारी सोसाइटी का एक प्रकार से बोल सकते हैं शीर्ष अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। याद रखिएगा, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। क्योंकि सहकारिता जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए इसमें नियम और कानून बनाने की शक्ति भी किसकी होगी, राज्य सरकार की होगी। तो इसके प्रमुख अधिकारी की नियुक्ति भी कौन करेगी, राज्य सरकार ही करेगी। तो हम इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, पंजीयन कराने के लिए किसके पास जाएंगे, हम जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। अब इसी अधिनियम के अंतर्गत यह बोला गया है कि रजिस्ट्रार कौन कौन हो सकते हैं, रजिस्ट्रार कौन कौन हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार भी रजिस्ट्रार के अंतर्गत आएगा, ये भी रजिस्ट्रार हो सकता है। उसके अलावा संयुक्त रजिस्ट्रार भी रजिस्ट्रार हो सकते हैं, उप रजिस्ट्रार भी, सहायक रजिस्ट्रार भी, और उसके अलावा अन्य प्राधिकारी
जो इस वर्ग के अंतर्गत विहित अधिकारी हो जिसको राज्य सरकार नियुक्त करे। तो ये कोई भी इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हो सकता है, रजिस्ट्रार हो सकता है। एक रजिस्ट्रार तो हो गई, उसके अलावा ये भी रजिस्ट्रार हो सकते हैं। अर्थात यहां भी हम अगर जिला स्तर पर है तो किसी सहायक रजिस्ट्रार के, या छोटे स्तर पर है तो सहायक रजिस्ट्रार के पास, अगर ऊंचे स्तर पर अगर हम किसी को जिला स्तर पर करना है तो हम ऊपर संयुक्त रजिस्ट्रार के पास, किसी के पास भी जाकर हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, वहां पर समिति के रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। अब जैसे ही हम रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, रजिस्ट्रार क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या सही में आपकी जो समिति की स्थापना कर रहे हैं वो सही में वैलिड है कि नहीं। तो रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है कि सभी सदस्यों को बुला ले, कि क्या फिजिकली बुला ले, कि क्या सही में 15 लोग हैं तो नाम मात्र के थोड़ी ना है, समझ रहा। और अगर हम किसी भी सोसाइटी की स्थापना करना चाहें, समझ रहा, मैं एक एक पॉइंट को मैं अभी समझा रहा हूं, इसके बाद आपको पूरा इसमें बताऊंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे। रजिस्ट्रार के पास जाएंगे तो रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है, वो पूरा चेक करे कि हमारे द्वारा जो बताई गई जो भी नियम कानून है या हमारे द्वारा बताई गई जो बातें हैं लोगों के बारे में, वो सही है कि नहीं, वो उसकी जांच करेंगे। जांच खुद स्वयं कर सकते हैं या किसी अपने अधीनस्थ अधिकारी को या फिर कर्मचारी को बोलकर उसकी जांच करवा सकते हैं। ये उसकी स्वविवेक शक्ति है। हो सकता है 10 दिन का समय ले, 15 दिन का समय ले, कितनों भी दिन का उसका समय ले ले, लेकिन मैक्सिमम 45 दिन के अंदर उसको करना पड़ेगा ये जो काम है वो, समझ रहा। अब हम जो है क्या देंगे रजिस्ट्रार को, हम केवल और केवल ऐसे थोड़ी ना कि जाके हम ये दे दे कि एक बात की बात मैं बदलूं, ये मंथन का जैसे मान लीजिए मैं इनको बोलूं कि हम एक सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं, ये हम एक सोसाइटी की स्थापना करेंगे, ये लीजिए एक आवेदन। इस आवेदन में क्या केवल आवेदन रहेगा क्या, नहीं, आप जिस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते हैं उसके बायलॉज रहेंगे। उसके बायलॉज मतलब होता है उसकी उपविधियां रहेगी, नियम कानून रहेगा कि आप क्या क्या करना चाहते हैं। आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है, प्रमुख उद्देश्य तो खैर आर्थिक गतिविधि करना है, तो आर्थिक गतिविधि भी किस काम से, क्या दूध बेचकर, क्या किसी प्रकार के डेयरी उत्पादन से, या किसी भी प्रकार के क्या एक विशिष्ट कार्य को लेकर कौन सा कार्य है वो देखा जाएगा। तो आप सभी की 4 प्रतिलिपि जो आपकी उपविधियां हैं, जो आपके बायलॉज है, नियम कानून है, उसकी 4 प्रतिलिपि आप किसको देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे। रजिस्ट्रार उसकी जांच करेगा और याद रखिएगा जितने भी सदस्य हैं वो सभी सदस्य उसमें हस्ताक्षर करेंगे और उसके बाद किसको देंगे, वो जाके रजिस्ट्रार को देंगे। अब रजिस्ट्रार के पास 45 दिन का समय है, वो उस जो सोसाइटी है जो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दिए हैं, उस 45 दिन के अंदर अगर उसको सही लगता है कि सभी चीजें सही है तो उसको जाके वो क्या कर देगा, मतलब उसको पंजीयन कर देगा रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है, याद रखिएगा, रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है कि अगर आपके जितने भी बायलॉज दिए हो, जितने भी आप उसमें रूल रेगुलेशन दिए हो, जितने भी नाम दिए हो, अगर उसको लगता है कि ये सही है तो याद रखिए आप रजिस्ट्रार की स्वविवेक शक्ति है कि आपके सोसाइटी को रजिस्टर कर दे। क्लियर है, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। तो रजिस्ट्रार इसके लिए प्रमुख अधिकारी होगा। आवेदन भी आप रजिस्ट्रार को देंगे और रजिस्ट्रार ही आपके लिए पंजीयन करेगा। और इस अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार कौन कौन हो ये आप देख सकते हो, समझ रहे हैं, ठीक, क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रीकरण क्या है। रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी का क्या होता है, रजिस्ट्रार होता है। रजिस्ट्रार किसको बोलेंगे, जो सहकारी सोसाइटी मतलब वही है कोऑपरेटिव, एक सोसाइटी का क्या हो, समिति का क्या हो, रजिस्ट्रार होता है। जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, निम्न को मतलब इस जो निम्न लिखा हूं ना, इसको एक या अधिक को राज्य सरकार रजिस्ट्रार के लिए भी नियुक्त कर सकती है। और अगर रजिस्ट्रार के लिए नियुक्त नहीं किए हैं तो जो मेन रजिस्ट्रार है उसकी सहायता करने के लिए, मेन रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए भी इन सभी की नियुक्ति कर सकती है राज्य सरकार, समझ रहे हैं। तो या तो इनको रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त करेंगे, या तो स्वयं इसको क्या बना देंगे, रजिस्ट्रार बना देंगे। तो क्वेश्चन आया कि इस अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन रजिस्ट्रार होगा। तो याद रखिएगा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, एक तो रजिस्ट्रार हो गए, उसके अलावा अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और एक ऐसा अधिकारी जो इस वर्ग के तहत क्या हो, विहित हो या फिर इसको नियुक्त किया गया हो। क्लियर है। और ये सभी को राज्य सरकार नियुक्त करेगी। क्लियर।
और याद रखिएगा इस अधिनियम के अंतर्गत जो रजिस्ट्रार है, अपर रजिस्ट्रार है, संयुक्त रजिस्ट्रार है, इन्हीं तीनों को ही याद रखिएगा, इन्हीं को ही इस अधिनियम की धारा 78 के तहत जो भी अपील है, अपील किए हैं व्यक्ति, उसकी सुनवाई करने का अधिकार है। अपील की सुनवाई करने का अधिकार इन्हीं को है। बाकी उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी जो इस प्रवर्ग के अंतर्गत विहित हुए हैं उनको अपील की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, निम्न में से किसको अपील की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी को अपील की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। क्लियर? ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका है सोसाइटी का वर्गीकरण। ठीक, तो जो रजिस्ट्रार, कहानी के रूप में समझिएगा, ठीक है, कहानी के रूप में समझिएगा। अब आप किसके पास चले गए? रजिस्ट्रार के पास चले गए। रजिस्ट्रार को आपका क्या कराना है? आप रजिस्ट्रार से क्या कराना चाहते हैं? रजिस्ट्री, पंजीयन कराना चाहते हैं अपनी सोसाइटी का, तो ये रजिस्ट्रार कर सकते हैं पंजीयन। ठीक, अब जो सोसाइटी है वो कितने प्रकार की होती है? आप कितने प्रकार से सोसाइटी लेकर जा, समिति लेकर जा सकते हैं? किसके पास? रजिस्ट्रार के पास। क्या आपकी सोसाइटी या समिति उपभोक्ता सोसाइटी है, या कृषि फर्म सोसाइटी है, ये संघीय सोसाइटी है, केंद्रीय सोसाइटी है, कि गृह निर्माण सोसाइटी है, कि विपणन सोसाइटी है? इन सभी क्या ये बहुप्रयोजन है, उत्पादन है, प्रसंस्करण है, प्राथमिक है, औद्योगिक है, संसाधन है? कौन सी सोसाइटी है? इन सभी सोसाइटी का डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं अधिनियम 1960 के अंतर्गत, जब धारा 2 बताया था तो पिछली क्लास में। क्लियर है? इन 1 से लेकर 12 तक बता दिया हूं। जैसे प्राथमिक सोसाइटी आपको बता दिया हूं, ना तो वो शीर्ष सोसाइटी हो और ना ही वो क्या हो, केंद्रीय सोसाइटी हो, जिसको आप क्या बोलोगे? प्राथमिक सोसाइटी बोलोगे। तो ये देखा जाता है कि क्या ये इसी सोसाइटी के अंतर्गत आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तब तो ठीक है, समझ रहे हैं। तो सोसाइटी का वर्गीकरण इस अधिनियम के अंतर्गत कितने प्रकार से किया गया है? तो वो है 12 प्रकार से किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आया, छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 के अंतर्गत सोसाइटी का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो वह 12 भागों में किया गया है। क्लियर है? और इसी 12 भाग को ही देखकर रजिस्ट्रार क्या करता है? आपकी समिति का, सोसाइटी का क्या करता है? देखता है कि आपकी समिति कौन से आप जो समिति बनाना चाहते हैं वो किसके अंतर्गत आता है। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, सोसाइटी का वर्गीकरण जो है वो 12 प्रकार से है। इसके बाद आप देखते होंगे अधिनियम का चैप्टर, आप अधिनियम वाला पोर्शन आप खोल के रखिएगा, उसमें देखते होंगे कि इस जो सोसाइटी है उसकी संरचना भी बताई गई है। संरचना मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूं। अगर मैं बात करूं सहकारी समिति का, कहीं ना कहीं ये बैंक ही है एक प्रकार से देखा जाए तो, क्योंकि समिति बोल रहे हैं मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए बनाई गई एक समिति है। और बैंक भी तो ऐसी है, सहकारी बैंक जो आप बोलते हैं वो एक प्रकार से सहकारी समिति है। आ रहा समझ में? जिसमें संरचना में आपको बताया था, सहकारी बैंक या सहकारी समिति की संरचना बताया था। टॉप लेवल पर है आपके राज्य में अपेक्स बैंक, जिला लेवल पर आता है जिला सहकारी बैंक, या इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक, और ग्रामीण स्तर पर काम करती है प्राथमिक कृषि साख सहकारी बैंक या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। क्लियर? तो उसको मैं नहीं बताया हूं, क्योंकि कौन कौन सी धारा में उस समिति के या केंद्रीय या अपेक्स बैंक के बारे में बताया गया है, ये आपको मैं परिभाषा वाले चैप्टर में बता चुका हूं। क्लियर है? तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो चीजों को मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं डबल नहीं बता रहा हूं। इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब देखते हैं रजिस्ट्रीकरण की शर्तें क्या क्या है। रजिस्ट्रीकरण की शर्तें क्या क्या है? शर्तें कहने का मतलब, एक सेकंड, रजिस्ट्रीकरण की शर्तें मतलब अगर आप किसी भी सोसाइटी का या किसी भी अपनी समिति का पंजीयन कराना चाहते हैं तो क्या क्या उसके लिए शर्त आपको क्या क्या उसके लिए शर्त है। देखिए, सबसे पहले एक मिनिमम और सबसे इंपॉर्टेंट वो एक शर्त है जो ये है कि पहला, कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। क्लियर? कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। अगर किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाने आप जा रहे हो तो 9 लोग हो तो आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते। ठीक है, आप पंजीयन नहीं करवा सकते। दूसरा, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा हेतु सक्षम हो। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 11 में लिखा हुआ है कि उसकी एज जो है वो 18 या 18 से ज्यादा हो। तो कुल मिला के इस अधिनियम के अंतर्गत यही बोल रहा है कि उसकी आयु जो है, उस व्यक्ति की आयु कम से कम 18 वर्ष हो, या ऐसा बोल सकते हो कि 18 या 18 से अधिक हो। क्लियर है? तो पहली शर्त क्या है? कम से कम 10 सदस्य उस समिति में, और सभी की एज, याद रखिएगा, सभी की एज कितनी हो? कम से कम 18 वर्ष हो। तीसरा, निकट के नातेदार
निकट के नातेदार ना हो, मतलब ऐसा नहीं कि एक चाचा है, एक भतीजा है, एक समझ रहे हैं ना, एक बहू है, एक देवर है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, एक भाभी, ऐसा नहीं, निकट के नातेदार ना हो। और ये देखिए भिन्न भिन्न कुटुंब के हो, और कुटुंब की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, पति पत्नी या पत्नी पति, और उससे संबंध में याद रखिएगा, उससे जो खून का रिश्ता है, जिससे वो क्या करते हैं, उनसे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जुड़े हुए, उनके ऊपर क्या है अभी निर्भर है, ये सभी कुटुंब के अंतर्गत आएंगे। लिव इन रिलेशनशिप, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चैप्टर जो है, ये वाला जो कुटुंब के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, तो निकट के नातेदार ना हो, भिन्न भिन्न कुटुंब के हो, समझ रहे हैं, तो ये शर्त है, जो भी सदस्य है उसकी बात कर रहा हूं। रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश के द्वारा ये निर्देशित करे कि सदस्य उसी ग्राम, नगर या ग्रामों के समूह में निवास न करते हो। मतलब रजिस्ट्रार जो है ये निर्देशित करेगा कि जो भी सदस्य, जो भी सोसाइटी के अंतर्गत जितने भी सदस्य हैं, वो एक ही गांव के ना हो, एक ही नगर या एक ही के जिले के ना हो, वो अलग अलग गांव, अलग अलग जिले के हो। ये याद रखिएगा, रजिस्ट्रार निर्धारित करेगा कि वो क्या क्या होना चाहिए। क्लियर। अगला है, पांचवा है, प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्री के समय कम से कम 33% महिला होनी चाहिए। तो कहने का मतलब, मान लीजिए अगर आप, मान ली बात कर रहा हूं, आप 15 सदस्य हैं, आप किसी सोसाइटी का रजिस्ट्री पंजीयन करवाने जा रहे हैं, और उसमें 15 सदस्य है, 15 सदस्य का कम से कम 33%, मतलब 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। मतलब 5 व्यक्ति क्या, मतलब 5 वहां पर क्या होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए। ठीक, तभी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्री के लिए जा सकते हैं। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका याद रखिएगा, आप उसका, आपके पास पीडीएफ हो गई, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का पीडीएफ हो गई, आप उसको देखते जाइए, कितना कठिन कठिन शब्दों में लिखा हुआ है। उसको मैं शॉर्ट में आपको अपने लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और आगे भी आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो कम से कम जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 या 33% महिला होना अनिवार्य है। छठवां देखते हैं, छठवां इंपॉर्टेंट है, छठवां इंपॉर्टेंट। अब आप बार बार मर्यादित 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 सुनते होंगे, जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी बैंक मर्यादित बिलासपुर। ये मर्यादित है क्या? देखिए, जब ये अधिनियम बन रहा था या बना था 1960 में, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, तब इसमें यह कहा गया था इस अधिनियम के अंतर्गत कि जब भी आप देखिएगा, जब भी आप किसी समिति का गठन करेंगे, जब भी आप किसी समिति का गठन करेंगे, तब उस समिति के अंतिम में, जैसे मैं बात करूं, एक समिति का गठन कर दिया मैं, मान लीजिए जीके हब सीजीपीएससी समिति, एक समिति का गठन कर दिया, तो जैसे ही आप एक समिति का गठन करोगे, उसके नाम के सबसे अंत में आपको परिसीमित शब्द जोड़ना पड़ेगा। परिसीमित शब्द जोड़ना पड़ेगा। या अगर आप परिसीमित शब्द नहीं जोड़ रहे हैं तो देखिएगा, क्योंकि परिसीमित पूरे भारत में तो हर कोई परिसीमित जोड़ेगा नहीं, समझना, या पूरे छत्तीसगढ़ में तो जोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए क्या बोला गया कि अगर आप परिसीमित शब्द नहीं जोड़ना चाहते तो किसी भी भारतीय भाषा में, समझना, भारतीय भाषा में उसका पर्याय, मतलब जैसे कोई भी, जो भी परिसीमित का मीनिंग एक और निकले, एक और पर्यायवाची शब्द जो कि भारतीय भाषा का हो, वो भी आप क्या कर सकते हो, अपने समिति के लास्ट में, शब्द के लास्ट में आप जोड़ सकते हो, नाम के अंतिम में जोड़ सकते हो। समझ रहे हैं। तो परिसीमित का अर्थ होता है मर्यादित, परिसीमित का अर्थ होता है हिंदी भाषा में मर्यादित, परिसीमित का पर्यायवाची शब्द है मर्यादित। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। इसीलिए चूंकि इस अधिनियम में लिखा हुआ है कि आप कभी भी किसी समिति का गठन करेंगे तो अंत में परिसीमित शब्द जोड़ेंगे उसके नाम में, या आप भारतीय भाषा के उसके पर्यायवाची कोई भी शब्द निकले वो जोड़ोगे। इसीलिए चूंकि परिसीमित का अर्थ पर्यायवाची शब्द मर्यादित होता है, इसीलिए हम अपने जितने भी आप देखते होंगे बैंक में, उसमें हमारे लास्ट में एक शब्द देखने को मिलेगा मर्यादित। छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं सहकारी, जिला सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, आपको बताया, जिला सहकारी बैंक मर्यादित दुर्ग। तो मर्यादित इसीलिए जोड़ा जाता है, समझ रहे हैं, क्योंकि इसके नियम में ही लिखा हुआ है। क्लियर। तो ये आपके शर्त इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आ रहा समझ में। अब देखते हैं सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, ऐसी सोसाइटी जिसका पंजीयन किया जा सकेगा। कौन कौन सी ऐसी सोसाइटी होगी जिसका पंजीयन किया जा सकेगा। तो देखिए, आप जो पंजीयन करेंगे ये इसके उद्देश्य के ऊपर निर्भर करता है। पहले ये देखा जाएगा कि हम किसी रजिस्ट्रार को अपना सोसाइटी पंजीयन करने के लिए आवेदन करते हैं, तो आवेदन में हम अपने उद्देश्य को भी तो लिखेंगे ना कि हमारा क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य को देखते हुए भी उसको रजिस्टर या पंजीयन किया जा सकता है। तो क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए किसी भी सोसाइटी का पंजीयन कराने के लिए। पहला, उनका उद्देश्य
सदस्यों के हित उनके साधारण कल्याण या उनके साधारण कल्याण को संप्रवर्तित करता हो। संप्रवर्तित मतलब होता है आगे बढ़ाता हो। अगर हम किसी सोसाइटी का स्थापना कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, तो उसमें क्या छिपा होना चाहिए? उसमें सदस्यों का हित छुपा होना चाहिए या उनके साधारण कल्याण को आगे बढ़ाने की भावना छुपी होनी चाहिए। ये तो पहला है। या एक तो या बोल रहा हूं ना मैं, और नहीं बोल रहा हूं या। एक तो आपका ये उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा ये उद्देश्य होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी, अगर हम किसी सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं तो किसी दूसरे सोसाइटी के कामों को या किसी दूसरे सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे एक बात की बात करूं मैं, केंद्रीय समिति के अंडर में कई सारी समितियां आती हैं, कई सारी प्राथमिक समितियां आती है। तो एक्चुअल में क्या है, केंद्रीय समिति का प्रमुख कार्य क्या होगा? प्राथमिक समिति को क्या करना, उसके उद्देश्यों को पूरा करना। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ए के अंतर्गत बी आता होगा, ए के अंतर्गत बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। तो ए का प्रमुख कार्य क्या होगा? सी, बी या डी के या बी के इसके कार्यों के, उसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तभी तो उसके अंडर आ रहा है ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसी का कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सोसाइटी की स्थापना किसी अन्य सोसाइटी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए की जाती है तो इसका भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। ऐसी सोसाइटी जो किसी अन्य सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, उसका भी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। क्लियर है? ठीक, चलिए अगला देखते हैं, परिसीमित या अपरिसीमित मर्यादित सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रीकरण, सॉरी, ठीक, पंजीयन। परिसीमित और अपरिसीमित, देखिए परिसीमित और अपरिसीमित का मतलब क्या होता है अभी आपको मैं बताया हूं। देखिए समझिएगा, परिसीमित मतलब मान लो अगर मैं बात करूं कि एक सहकारी, एक ऐसे लिख लेता हूं, एक क्या होगा, एक केंद्रीय समिति होगा। तो केंद्रीय समिति के अंडर में कई सारी प्राथमिक समितियां आएंगी, ए बी सी डी ई, कई सारी प्राथमिक समितियां आएंगी। ठीक है, प्राथमिक समिति आएंगी जो ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। समझिए, तो एक समिति दूसरे समिति का सदस्य है ना। देखिए ये भाई इसके अंदर आ रहा है, मतलब ए तो अपनी समिति है ये, और ये ए जो है वो केंद्रीय समिति का भी सदस्य है, बी भी केंद्रीय समिति का सदस्य है, सी भी केंद्रीय समिति का सदस्य है। तो जो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसी सोसाइटी जो किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, जो किसी अन्य सोसाइटी का सदस्य हो, उसका जो है दायित्व जो है वो परिसीमित होगा, मतलब उसका कार्य जो है वो लिमिटेड होगा। समझ रहे हैं? आ रहा है समझ में? तो उसको क्या बोलोगे आप? ऐसे, तो ऐसे क्या समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो ऐसे सोसाइटियों का कार्य जो है वो क्या होगा? वो लिमिटेड होगा, उनका दायित्व परिसीमित होगा। और जो नहीं है, जो ऐसी सोसाइटी जो किसी अन्य सोसाइटी के सदस्य नहीं है, उनका कार्य जो है, उनका दायित्व जो है वो अपरिसीमित होगा। तो अपरिसीमित को परिसीमित भी बनाया जा सकता है। समझना, इसको मैं आगे की चैप्टर में पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी आप केवल ऐसा समझिए कि अगर कोई समिति किसी दूसरे समिति का अगर सदस्य है तो उसका दायित्व जो है वो परिसीमित होगा, और अगर सदस्य नहीं है तो अपरिसीमित होगा। कहने का मतलब परिसीमित सोसाइटी और अपरिसीमित सोसाइटी दोनों का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है, दोनों का पंजीयन पॉसिबल है। आप केवल इतना याद रखिए, क्वेश्चन है क्या परिसीमित और अपरिसीमित दायित्व वाली सोसाइटी है उसका रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है क्या, कि क्या केवल परिसीमित का है ये या क्या केवल अपरिसीमित का है? तो याद रखना है दोनों प्रकार के दायित्व रखने वाले सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। क्लियर है? तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। अब देखते हैं हम रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन। एक मिनट, अब हम देख रहे हैं रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन। तो देखिएगा कैसे आवेदन करेंगे हम इसको। ठीक, तो देखिए आवेदन में भी अभी आपको बता, अगर कोई समिति की स्थापना करना चाहे तो वो क्या करेंगे कि आवेदन देंगे रजिस्ट्रार को, और उस आवेदन के साथ साथ उनको उसकी उपविधियां, उसके बायलॉज लिखे होने चाहिए कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या होगा। तो उसकी 4 प्रतिलिपि इंपॉर्टेंट है। 4 प्रतिलिपि किसको देना पड़ेगा? आपके बायलॉज की, आपकी उपविधियों की 4 प्रतिलिपि रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी, ये नियम है। ठीक है, तो जिसके द्वारा या और उसके बाद जो भी आवेदन देगा या जिसकी तरफ से, जैसे मान लो मैं आवेदन दिया या मेरी ओर से कोई और आवेदन दिया, उसी को सोसाइटी के बारे में बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि आपकी सोसाइटी क्या करेगी। कोई अन्य नहीं बता सकता। जो जाके आवेदन देगा या जिसके नाम से, जिसके बारे, याद समझना, जिसकी ओर से आवेदन दिया गया है, दिया जा रहा है, उसी व्यक्ति को ही उस सोसाइटी के बारे में बताना होगा रजिस्ट्रार को।
4-4 प्रतिलिपि, उसकी जो उपविधियां हैं, बायलॉज है, उसकी 4-4 प्रतिलिपि देकर। आ रहा समझ में? ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, ये तो हुआ पहला, है ना। दूसरा बोल रहा है ऐसी दशा में जिसमें सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो। देखिए क्या बोल रहा है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं, सॉरी एक सेकंड, इसको थोड़ा सा देखिएगा। इसमें बता दूंगा क्या है, कतिपय कर्तव्यों का विनियमन करने हेतु जो रजिस्ट्रार की शक्ति है उसके बारे में बताया गया है। इसको मैं मिटा दिया सॉरी धोखे से, मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। देखिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की दूसरे यहाँ पर क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट, ऐसी दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो। अभी मैं आपको बताया था कि किसी केंद्रीय सोसाइटी के अंतर्गत कई सारी समितियां आती है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, कई सारी प्राथमिक सोसाइटी है। लेकिन हो सकता है कई सोसाइटी जैसे एफ जो है ये, इस देखिए ए समिति किसी केंद्रीय समिति का सदस्य है, लेकिन हो सकता है एफ जो है वो समिति का सदस्य नहीं है। मान लीजिए ये अकेले में सदस्य है, वो किसी केंद्रीय समिति का सदस्य नहीं है। वही बोल रहे हैं ऐसी दशा में जिसमें कोई सदस्य जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी ना हो, जैसे एफ इसकी सोसाइटी के सदस्य नहीं है। इसके तो धारा 6 के अंतर्गत न्यूनतम 10 सदस्यों के द्वारा, तो मान लो ऐसा कोई समिति जो किसी अन्य समिति का सदस्य ना हो, ऐसे समिति जो है के सदस्य जो है वो धारा 6 के अंतर्गत ऐसे समिति के कम से कम 10 सदस्य क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। समझ रहे हैं? फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इसके भावनाओं को समझिएगा मेरा भी और इसके अंतर्गत अधिनियम का भी, ठीक है। क्योंकि अधिनियम की भावनाओं को समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मेरा तो आपको आ भी जाए थोड़ा मोड़ा, ठीक। देखो क्या बोल रहा है इसमें, अगर कोई समिति किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं है, ठीक, एक कोई प्राथमिक समिति है वो किसी केंद्रीय समिति का सदस्य नहीं है, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मान लो वो नहीं है, तो ऐसी समिति को अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है तो धारा 6 के अंतर्गत कम से कम 10 सदस्य क्या कर सकते हैं, वो जाकर सामान्य रूप से क्या कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, ठीक। दूसरा, ये तो हुआ पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, ऐसी दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो। अभी क्या पढ़े, नहीं हो, लेकिन अब हम बोल रहे हैं देखिए ऐसे कोई सोसाइटी या समिति जो किसी दूसरे समिति का पहले से सदस्य हो। इसको इतना कठिन शब्दों में समझने की जरूरत नहीं है। ऐसी दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, ऐसा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ रहा समझ में? और याद रखें तो यहां पर आप ये समझिए कि ऐसी दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, ये पहले से क्या हो, इसका सदस्य हो और क्या वो पंजीकृत हो, पहले से ही, है ना, पंजीकृत हो। और यहां पर वो पहले से पंजीकृत नहीं था, यहां पर पंजीकृत हो। तो ऐसे प्रत्येक ऐसी स्थिति में रजिस्ट्रीकरण सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो कि प्राधिकृत किया गया हो वो आवेदन कर सकता है। नहीं समझ में आया होगा, समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, अगर कोई रजिस्ट्रीकृत, अगर क्या बोल रहा है, अगर कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी होगा जो किसी अन्य सोसाइटी का, देखिए अन्य सोसाइटी का क्या होगा, पहले से ही सदस्य होगा। ऐसे जो रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है उसकी ओर से जो भी व्यक्ति होगा, जैसे मान लो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, सभी में मान लो 5-5, सभी में 10-10 व्यक्ति है, तो 10-10 व्यक्ति का जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा, जो भी उसका मुखिया होगा, वो क्या करेंगे, यहां से एक, वहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, ऐसा कर करके क्या करेंगे, एक आवेदन जाकर दे देंगे। समझ रहे हैं? ये तब के लिए है जब ये सोसाइटी क्या हो, पहले से रजिस्ट्री हो, पहले से पंजीकृत हो। देखिए बोला ना, ऐसी दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, पहले से रजिस्ट्री की सोसाइटी क्या हो, उसके सदस्य हो, ऐसी तो इनको क्या करना है, ऊपर का वो बनना है ना, ऊपर का सदस्य बनना है, ऊपर की समिति बनाना है, उस स्थिति की बात हो रही है। तो ऐसे प्रत्येक ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री की सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इन सदस्यों को क्या करता हो, प्राधिकृत किया गया हो, सदस्यों के द्वारा प्राधिकृत किया गया हो कि आप जाएंगे हमारी ओर से, आप जाएंगे हमारी ओर से, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, आवेदन देते हैं। ये तो रहा रजिस्ट्री है। तब अब दूसरी बात क्या है, जो रजिस्ट्री की सोसाइटी ना हो, जब रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, अभी तो रजिस्ट्रीकृत था सोसाइटी, ये सभी सोसाइटी क्या थी, पंजीकृत थी, अब पंजीकृत ना हो, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा 10 अन्य सदस्यों के द्वारा, 10 अन्य सदस्य, ठीक, क्या बोल रहे हैं, 10 जो सदस्य हैं, जो मान लीजिए इसके सदस्य हैं, इसके सदस्य, जो भी इसके सदस्य हैं, उसके क्या करेंगे, एक एक सदस्य आएंगे
उसके सदस्य आएंगे, या 10 से कम जो सदस्य हैं, जैसे समझिएगा इसमें मान लो जितने भी सदस्य थे, इसमें जितने सदस्य थे, इसमें भी जितने सदस्य थे, तो सबको मिलाकर अगर हम एक एक आएंगे तो 10 से कम भी हो सकता है। अगर मैं बोल रहा हूं, समझ रहा, मैं ऊपर के किसी भी समिति की अगर एक प्राथमिक समिति से सहकारी केंद्रीय समिति में गठन करना है तो उस समय की बात कर रहे हैं ना। अगर आप प्राथमिक समिति की स्थापना करना चाहते हैं तब तो आपको न्यूनतम 10 लोगों की जरूरत है, लेकिन अगर आप ऊपर की समिति की स्थापना करना चाहते हैं प्राथमिक समिति से ऊपर, तब आपको याद रखिएगा 10 से कम होगा तो भी से चलेगा। तो या तो 10 हो या अगर 10 से कम हो, ऐसी स्थिति में जो भी सदस्य हैं, अगर वो समिति है अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में याद रखें, ऐसी स्थिति में उनको हस्ताक्षर करके क्या करना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। क्लियर है? आ रहा समझ में? एक बार आप कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो स्पेशल में प्रॉपर इसके लिए एक रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन जो किया जाता है उसके लिए मैं प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाकर ले आऊंगा। ठीक, चलिए आगे इसको मत देखिए, इतना ही है। अब आप देखिए कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं, इसको लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी, इसको भी मिटा रहा हूं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी जो है वो किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करवाना चाहे तो क्या वो करा सकता है क्या? और अगर हाँ, विद्यार्थी अगर उसकी एज जो है वो मान लो 15-16 है, वो जो है नाबालिग है अभी वहां के सदस्य, तो क्या ऐसी स्थिति में वो रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करने के लिए बोल सकते हैं, पंजीयन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं क्या? तो अगर मान लीजिए 10 सदस्य हैं, वो 10 सदस्य हैं और उनको क्या करना है, मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करवाना है, और 10 क्या है, नाबालिग है, तो अभी तो आप पढ़े हैं 18 से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी कोई विद्यार्थी अगर सोसाइटी की स्थापना कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, एडल्ट हो। अगर वो एडल्ट भी नहीं रहेंगे तो भी से वो क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक भी सदस्य अगर एडल्ट नहीं है तो भी से वो कर सकते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा। क्लियर है? अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए, एक सेकंड, मैं आपको यहां पर लिखा नहीं था कि कतिपय जो भी कार्य है उसके लिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि निर्णय कौन लेता है, तो याद रखिएगा उसके लिए निर्णय लेता है रजिस्ट्रार। अगर क्वेश्चन आ जाए कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति, कतिपय प्रश्नों को कहने का मतलब जो भी प्रश्न अगर रजिस्ट्रार पूछ रहा है, ठीक, तो रजिस्ट्रार की ये शक्ति है कि आपके से जो जो प्रश्न वो पूछेगा वो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। वो उसकी स्वाभाविक शक्ति, आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न पूछने की शक्ति, अगर आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं तो प्रश्न पूछने की शक्ति रजिस्ट्रार को दी गई है। क्लियर है? इसमें क्या लिखा है समझिएगा। देखिए मैं पढ़ते जा रहा हूं। किसी, आपके पास अधिनियम तो होगा ही है ना, पीडीएफ, उसको देखिएगा। जहां किसी सोसाइटी, एक सेकंड देखिएगा, जहां किसी सोसाइटी के बनाए जाने, उसका रजिस्ट्रेशन किए जाने या उसके बने रहने के संबंध में, या किसी सोसाइटी को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है। अब इस लाइन को छोड़िए, अब वो व्यक्ति जो रजिस्ट्रार है वो ये प्रश्न पूछ सकता है या ये जान सकता है कि क्या व्यक्ति कृषक है या नहीं है, जो सोसाइटी में रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो, या अथवा कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता है कि नहीं, क्या एक ही ग्राम में निवास करते हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन कर सकते हैं, या कोई करते हैं नहीं, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं। इस सभी प्रकार की, या कोई सदस्य जो है क्या पहले से किसी सोसाइटी के सदस्य हैं या नहीं, ये कई प्रकार के क्वेश्चन करने का अधिकार, कतिपय प्रश्नों के प्रश्न पूछने का अधिकार किसको दिया गया है, रजिस्ट्रार को दिया गया है ये शक्ति। क्लियर? ठीक। अब आप समझिएगा प्रक्रिया, सबसे अच्छा और सबसे रोचक इसमें का ये है प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी अगर आपको पंजीयन करवाना है तो। ठीक, देखिए बहुत ही अच्छे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझिए। एक समिति है, एक ऐसे समिति मत लिखिए, 10 लोगों का एक समूह है, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं, या 15 लिख लेते हैं, 15 लोगों का एक समूह है, 15 लोगों का एक क्या है, समूह है। समूह बना, अभी तो समिति नहीं बना भाई, रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तो आप उसको क्या बोलोगे, समिति बोलोगे। अभी आप क्या देखिए, 15 लोगों का एक समूह है, जो क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, पंजीयन कराना चाहते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पंजीयन कराना चाह रहे हैं अपनी एक जो सोसाइटी बना रहे हैं उसका। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, कम से कम इसमें एक तिहाई तो महिला होनी चाहिए, वो अलग चीज है। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये आवेदन देंगे।
अच्छे समझिएगा फ्लो चार्ट से। आवेदन किसको देंगे? ये आवेदन देंगे रजिस्ट्रार को, रजिस्ट्रार को आवेदन देंगे। और रजिस्ट्रार इसके अंतर्गत कौन होगा? आप पढ़े हैं अपर रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, कई सारे जो आप देखे थे वो क्या होंगे? इसके लिए रजिस्ट्रार होंगे। अब रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? रजिस्ट्रार को आवेदन के साथ साथ और क्या देंगे? अपनी जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं उसकी वो विधिया बाइलॉज देंगे, उसका 4-4 पेज देंगे। और जो भी व्यक्ति आवेदन दे रहा है या जिसकी ओर से अगर आवेदन आ रहा है उसको ही बताना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि आपकी सोसाइटी क्या है भाई, है ना। अब रजिस्ट्रार को समझना, अब रजिस्ट्रार को पहले ये 90 दिन था, अब रजिस्ट्रार को आवेदन के, जो आप आवेदन किए हो, आवेदन के 45 दिनों के भीतर, आवेदन के 45 दिनों के भीतर क्या करना पड़ेगा? आपकी सोसाइटी को रजिस्टर या फिर बोल सकते हैं पंजीयन कराना पड़ेगा। कितने दिनों के भीतर? याद रखिएगा 45 दिनों के भीतर, ठीक है। और इसके लिए पूरा चेक करेगा रजिस्ट्रार। और अगर मान लीजिए इंकार कर दिया, मान लीजिए इंकार कर दिया, भाई 45 दिनों के भीतर क्या करना पड़ेगा? आपकी सोसाइटी को पंजीयन करना पड़ेगा। या तो वो पंजीयन करने से मना भी कर सकता है। तो अगर वो इंकार करेगा, रद्द करेगा, तो याद रखिएगा इंकार करने का कारण जो रीजन है उसको बताना पड़ेगा। करने के कारण की सूचना किसको देगा रजिस्ट्रार? जो आवेदन किए हैं, हम जो आवेदन किए हैं, आवेदन के ऐसे लिख लीजिएगा, आवेदन के प्रथम हस्ताक्षर किए व्यक्ति को देगा। नहीं समझे? मान लीजिए 10 सदस्य मिलकर आवेदन किए हैं और 10 अपना साइन किए हैं, तो जो व्यक्ति उसमें पहला साइन किया होगा, पहला साइन, उसी को याद रखिएगा सूचना दिया जाएगा रजिस्ट्रार के द्वारा कि आपका जो सोसाइटी जो आप रजिस्ट्री करने के लिए, पंजीयन करने के लिए दिए थे, वो याद रखिएगा वो क्या हो गया है? वो हो गया, आपका रद्द हो गया है। तो कारण के साथ देगा, याद रखिएगा इंकार करने के कारण के साथ देगा। इंकार करने का कारण की सूचना, कारण की भी सूचना देगा, ठीक है। याद रखिएगा कारण के साथ लिख लीजिए, कारण के साथ की सूचना पूरा का पूरा उसको देगा जो प्रथम हस्ताक्षर किया है वो। क्लियर? लेकिन ये तो हो गया कि आपका रद्द कर दिया। लेकिन अब हम बात करते हैं यहां से, लेकिन मान लीजिए 45 दिन भी बीत गया, दिन भी क्या हो गया? बीत गया, ठीक, मान लीजिए बीत गया, और उसके बाद भी अगर वो क्या हुआ है? नहीं हुआ है भाई, कुछ जवाब ही नहीं आया। ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हो? आप अपील कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? अपील। और अपील हमेशा ऊपर के अधिकारी को किया जाता है। तो अपील किसको किया जाएगा? अपील किया जाएगा, याद रखेगा, अपील किया जाएगा रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को अपील किया जाएगा। कितने दिनों के भीतर? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो जिस दिन आपके आवेदन की सीमा खत्म हो गई है, सीमा के खत्म होगी 45 दिन के भीतर, तो उसके 15 दिनों के बाद, उसके या फिर जो 45 दिन खत्म हुआ उसके 15 दिनों के भीतर, ठीक है, 15 दिनों के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? आपके ऊपर के अधिकारी को, अर्थात रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसके लिए, याद रखिएगा, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इसके लिए, इसमें ऐसे आप लिख लीजिए 2 माह के अंदर क्या करेगा? इसकी सुनवाई करेगा। कितने माह के अंदर? 2 माह। यहां कितना था? 45 दिन, और यहां कितना आ गया? याद रखिएगा 2 माह के भीतर क्या करेगा? इसका सुनवाई का निपटारा करेगा, इसका सुनवाई करेगा, निपटारा करेगा। लेकिन अब बात आती है, लेकिन कई जगह पर क्या होता है? रजिस्ट्रार ही क्या होता है? यहाँ पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हो जाता है। कई बार रजिस्ट्रार ही रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है। तो जो रजिस्ट्रार इसको रद्द कर दिया है, आप उसी के पास फिर लेके जाओगे क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तब आप किसके पास जाओगे? ऐसी स्थिति में जब रजिस्ट्रार ही वहां पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, ऐसी स्थिति में आप कहां पर जाओगे? ऐसी स्थिति में आप राज्य सरकार के पास अपील करोगे। किसके पास? राज्य सरकार के पास अपील करोगे। और राज्य सरकार के पास जैसे ही अपील, याद रखेगा, वही 15 दिनों के भीतर, सेम 15 दिनों के भीतर, और राज्य सरकार भी आपको 2 माह के अंदर क्या करेगी? 2 माह के अंदर इस मामले की सुनवाई करेगी या इस मामले को निपटाने की कोशिश करेगी। ठीक, तो रजिस्ट्रार 45 दिनों के भीतर, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार 2 माह के भीतर इसको सुनवाई करेगा। और मान लो इस बार भी अगर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या राज्य सरकार कोई जवाब नहीं दिए,
कोई जवाब ही नहीं दिए कि आपकी सोसाइटी होनी चाहिए, रजिस्टर नहीं होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में अगर कोई जवाब ही नहीं दिए तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी सोसाइटी जो आप रजिस्ट्रीकरण पंजीयन करने दे रहे हैं वो आपकी सोसाइटी जो है सोसाइटी वो स्वतः ही क्या हो गई, स्वतः ही क्या हो गई, पंजीकृत हो गई। अब किसी की जरूरत ही नहीं है, वो स्वतः ही हो गई। तो कितने दिनों बाद स्वतः ही पंजीकृत हो जाएगा? तो देखिए यहाँ 45, यहाँ 15 दिन के अंदर हम कर रहे हैं तो 60 हुआ, उसके बाद 2 महीने का समय ये लिए, मतलब 60 प्लस 2 महीना 4 महीना हुआ। तो अगर आप समिति को पंजीयन करने के लिए दे रहे हैं और कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया ऊपर तक, तो आप समझ लीजिए कि आप मिनिमम 4 महीने में आप अपनी सोसाइटी को पंजीकृत करा सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है शेयर कीजिए, ठीक है। अभी बहुत मेहनत है इस टॉपिक में खासकर, क्योंकि ये मेरे लिए भी नया है, आपके लिए भी तो है, ये मेरे लिए भी नया है। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।